हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विकास और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द मॉडर्न वे में। आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है कोवैलेंट बॉन्ड। बॉन्ड एक ऐसा केमिकल रिलेशन जो कि बनता है दो एटम्स के बीच में, जिसके थ्रू वो दोनों एटम कंबाइन करते हैं। बॉन्ड बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं जो कि हम सब सुनते आ रहे हैं पहले से, कोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड्स के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, उसके डेफिनेशन क्या है, किन किन नामों से कोवैलेंट बॉन्ड को जाना जाता है, साथ ही प्रॉपर्टीज क्या है या टाइप्स कितने हैं कोवैलेंट बॉन्ड के। ये सभी चीजें हम लोग जानेंगे इस टॉपिक में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से, मींस व्हाट इज कोवैलेंट बॉन्ड। सो सिंपली कोवैलेंट बॉन्ड इज अ केमिकल बॉन्ड which is formed between two atoms by equal sharing of electrons। कहने का मतलब यह है कि कोवैलेंट बॉन्ड एक ऐसा केमिकल बॉन्ड है जो कि एटम्स, दो एटम के बीच में होता है और ये शेयरिंग से होता है। शेयरिंग भी कैसी होती है? बिल्कुल इक्वल शेयरिंग। मींस अगर एक इलेक्ट्रॉन पहला एटम शेयर कर रहा है तो दूसरे एटम को भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करना है। अगर दो इलेक्ट्रॉन पहला एटम शेयर कर रहा है तो दूसरे एटम को भी दो इलेक्ट्रॉन शेयर करने होंगे। और इस तरीके से जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसे हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड के तीन और नाम हैं। मींस कोवैलेंट बॉन्ड को ही अलग अलग बुक्स में अलग अलग पब्लिशर्स के द्वारा तीन अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिनमें कि पहला नाम है मॉलिक्यूलर बॉन्ड, दूसरा है नॉन पोलर बॉन्ड और तीसरा है होमोपोलर बॉन्ड। फिर से मैं नाम रिपीट कर देता हूं। पहला है मॉलिक्यूलर बॉन्ड, दूसरा है नॉन पोलर बॉन्ड और तीसरा है होमोपोलर बॉन्ड। नाम अलग अलग हैं, कोवैलेंट बॉन्ड, मॉलिक्यूलर बॉन्ड, नॉन पोलर बॉन्ड, होमोपोलर बॉन्ड, लेकिन ये चारों हैं एक ही। इस बात में स्टूडेंट्स आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए कि क्या ये चार अलग अलग बॉन्ड है, क्या इनकी प्रॉपर्टीज अलग होंगी, क्या इनके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होंगे। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे मुगल सराय और दीनदयाल उपाध्याय एक ही जगह का नाम है, फैजाबाद, अयोध्या एक ही जगह का नाम है, ठीक उसी तरीके से कोवैलेंट बॉन्ड का ही नाम मॉलिक्यूलर बॉन्ड, होमोपोलर बॉन्ड और नॉन पोलर बॉन्ड है। तो इस चीज में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बात करते हैं अब कोवैलेंट बॉन्ड के टाइप्स की। तो कोवैलेंट बॉन्ड के तीन टाइप्स हैं। पहला सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड बोलते हैं हम लोग उसको, दूसरा है डबल कोवैलेंट बॉन्ड और तीसरा है ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, जैसा नाम से ही आपको अंदाजा चल रहा होगा या आपने अपने बुक्स में कुछ चीजें पढ़ी होंगी उससे आपको पता होगा, जहां पे सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है दो एटम्स के थ्रू, और वहां पे जब बॉन्ड बनता है तो उसे हम लोग सिंगल बॉन्ड कहते हैं। इसके बारे में डिटेल से हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड का सबसे पहले डेफिनेशन क्या है? तो सिंगल बॉन्ड फॉर्म होता है शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन बाय एटम्स। ठीक है, जो एग्जाम्पल्स हैं इसके, जैसे हाइड्रोजन H2, क्लोरीन Cl2, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, जिसे आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हो जब वो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो H2O वाटर मॉलिक्यूल हो गया, NH3 अमोनिया, साथ ही साथ CH4 मीथेन, और ऐसे जो भी हैं ये सभी के सभी सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से मिलके बने हुए हैं। और सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड को हम लोग डिनोट करते एक स्मॉल डैश से, जिसे आप हाइफन बोलते हो, उसके थ्रू। अब जब आप जान चुके हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में, तो आपके बुक्स में डॉट स्ट्रक्चर और डॉट डायग्राम के बारे में बताया गया है। आपको स्क्रीन पे यहाँ डॉट स्ट्रक्चर और डॉट डायग्राम दिख जाएंगे, उनके थ्रू आपको हेल्प मिलेगा। वैसे मैं बताता चलूँ आपको, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन के डॉट डायग्राम की, तो आपको भी पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, मीन्स इसके प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1। तो हमें शेयरिंग करनी है इलेक्ट्रॉन की, तो हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की। सेंटर पे न्यूक्लियस, उसके पहले ऑर्बिट पे है एक इलेक्ट्रॉन। स्टेबल होने के लिए हाइड्रोजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन का एक एटम हाइड्रोजन के दूसरे एटम के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। दोनों अपने एक एक इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं और H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, और दोनों हाइड्रोजन एटम स्टेबल हो जाते हैं। हाइड्रोजन के बाद बात करें अगर हम लोग CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन एटॉमिक नंबर है 6। अगर इसका आप SPDF के थ्रू या KLMN के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे तो आप ये पाओगे कि पहले ऑर्बिट पे इसके होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद दूसरे ऑर्बिट पे 4 इलेक्ट्रॉन्स,
और ये आप सभी जानते हैं कि अगर ऑर्बिट्स एक से ज़्यादा आ रहे हैं तो फिर स्टेबल होने के लिए मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे। कार्बन के पास है 4 इलेक्ट्रॉन्स, क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है 17। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब आप करोगे तो फर्स्ट ऑर्बिट पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड यानी एल ऑर्बिट पे 8 इलेक्ट्रॉन्स और बाकी बचे 7 इलेक्ट्रॉन्स एम ऑर्बिट पे जाते हैं। तो क्लोरीन को स्टेबल होने के लिए चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन और 7 इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे ऑलरेडी हैं। कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए स्टेबल होने के लिए, तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन जो ऑलरेडी उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे हैं, उसका 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करता है। ठीक उसी तरीके से उसी कार्बन का जिसका 1 इलेक्ट्रॉन पहले क्लोरीन एटम के साथ शेयर किया है, उसका दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन एटम के साथ शेयरिंग करता है। ठीक उसी तरीके से तीसरे क्लोरीन और चौथे क्लोरीन एटम के साथ शेयर करके चारों क्लोरीन एटम और 1 कार्बन एटम स्टेबल हो जाते हैं और इस तरीके से CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। ये कार्बन टेट्राक्लोराइड के बाद आपको डॉट डायग्राम में दिखेगा वाटर का H2O, जहां पे 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और 1 ऑक्सीजन एटम जो है ये कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। बिल्कुल आप अच्छे से समझ पाइएगा कैसे ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, जिससे शेयर करते हैं वो एक हाइड्रोजन से शेयर होता है, दूसरा दूसरे हाइड्रोजन एटम से शेयर होता है। साथ ही साथ दोनों हाइड्रोजन एटम को ऑक्सीजन के 1-1 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं शेयरिंग के थ्रू, और ऐसे दोनों हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम ये तीनों के तीनों स्टेबल होते हैं और जो मॉलिक्यूल बनाते हैं वो है H2O वाटर। तो ये जो थी बातें ये सभी थी सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड की बातें। इसके बाद हम लोग समझते हैं डबल कोवैलेंट बॉन्ड। तो जिस तरीके से सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड में 2 एटम्स के 1-1 इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर हो रहे थे, उसी तरीके से डबल कोवैलेंट बॉन्ड में 2 एटम्स के 2-2 इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर होते हैं और डबल कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। डबल कोवैलेंट बॉन्ड को डिनोट करते हैं हम लोग इक्वल के साइन से, मींस 2 हाइफन देते हैं हम लोग और उससे डबल कोवैलेंट बॉन्ड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए जो कॉमन एग्जांपल है, मींस वैसे कंपाउंड्स, वैसे मॉलिक्यूल्स जो डबल कोवैलेंट बॉन्ड की मदद से बने हुए हैं वो कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन O2 ये डबल कोवैलेंट बॉन्ड की मदद से बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड डबल कोवैलेंट बॉन्ड, C2H4 इथीन ये भी डबल कोवैलेंट बॉन्ड से बना हुआ है। और भी ऐसे कई हैं, आप जब कार्बन एंड कंपाउंड्स को डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको डबल कोवैलेंट बॉन्ड का एक वास्ट यूज मिल जाएगा। तो हम लोग अब समझते हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इथेन, इनके डॉट स्ट्रक्चर और डॉट डायग्राम को, ताकि आपको अच्छे से डबल कोवैलेंट बॉन्ड क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले डॉट डायग्राम में हमें जिसके बारे में समझना है वो है ऑक्सीजन O2। ऑक्सीजन जब आप पढ़ते हो पीरियोडिक टेबल में तो आप ये जानते हो कि एटॉमिक नंबर जो है उसका वो है 8, और हेंस अगर आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे तो पहले ऑर्बिट पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और जो दूसरा ऑर्बिट यानी कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है ऑक्सीजन का उस पर 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो यहाँ क्या होता है, ऑक्सीजन का एक एटम ऑक्सीजन के दूसरे एटम के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कैसे बनाता है? तो ऑक्सीजन का पहले एटम के 2 इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एटम के 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयर करते हैं और शेयरिंग के थ्रू दोनों के पास 8-8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड बनता है वहां पे और O2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक उसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी होता है। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स है इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे, ऑक्सीजन के पास है 6 इलेक्ट्रॉन्स। डॉट डायग्राम में आप अच्छे से क्लियरली समझ पा रहे होंगे किस तरीके से एक ऑक्सीजन का एटम जो है वो कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग कर रहा है और दूसरा ऑक्सीजन का एटम बचे हुए कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग करके CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है और खुद को स्टेबल भी कर रहा है। उसके बाद इथीन, ये आपको अल्कीन ग्रुप में डिटेल में पढ़ना है, उसको आप वहां पे डॉट स्ट्रक्चर, डॉट डायग्राम ये सब कुछ समझ जाओगे इथीन के बारे में। तो ये था डबल कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। डबल कोवैलेंट बॉन्ड के बाद जिसके बारे में पढ़ना है वो है ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे हमने सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड को समझा, डबल कोवैलेंट बॉन्ड को समझा, ठीक उसी तरीके से ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड भी आता है। बस अंतर इतना है कि सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन्स दोनों एटम से शेयर हो रहे थे, डबल कोवैलेंट बॉन्ड में दोनों एटम से 2-2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे थे
और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड में दोनों एटम्स से 3-3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर होंगे। इसको डिनोट करने के लिए आप 3 स्ट्रेट स्मॉल लाइंस को ड्रॉ करोगे और इसके लिए जो कॉमन एग्जांपल्स हैं वो है N2 नाइट्रोजन, C2H2 इथीन। और इन्हीं दोनों के बारे में हम लोग डॉट डायग्राम, डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू समझने का कोशिश करेंगे और उसके बारे में हर चीज क्लियर करेंगे कि आखिर ये ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बन रहे हैं। तो डॉट डायग्राम में सबसे पहले जिसके बारे में हम लोग समझते हैं ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड के लिए वो है नाइट्रोजन, N2। N2 के फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है हमारे एटमॉस्फेयर में। वैसे N जो इसका सिंबल है नाइट्रोजन का, और जब आप पीरियोडिक टेबल में देखते हो तो आपको ये पता चलता है कि इसका एटॉमिक नंबर है 7, और हेंस अगर आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालते हो तो वो आता है 2 और 5, यानी कि पहले ऑर्बिट पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे ऑर्बिट पे 5 इलेक्ट्रॉन्स। अब दूसरे पे अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो तो ये स्टेबल हो, लेकिन यहाँ पे सिर्फ है 5 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स इसे चाहिए। तो नाइट्रोजन का एक एटम नाइट्रोजन के दूसरे एटम के साथ 3-3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेता है। अब जब ये 3-3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं तो दोनों नाइट्रोजन एटम्स के पास 8-8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं और ये दोनों स्टेबल हो जाते हैं। और इस तरीके से शेयरिंग करके दो एटम स्टेबल ही होते हैं और एक मॉलिक्यूल N2 का फॉर्मेशन करते हैं ताकि एटमॉस्फेयर में फ्रीली एग्जिस्ट कर सकें। इसके बाद अगर हम लोग बात करें C2H2 इथीन, तो ये अल्काइन ग्रुप का है, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जैसा कि आप समझ पा रहे हो C2H2 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एटम है और 2 कार्बन एटम है। तो 2 कार्बन एटम्स, एक कार्बन एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे कार्बन एटम के भी आउटर और मोस्ट ऑर्बिट पे हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब इन 4 इलेक्ट्रॉन्स में से 3-3 इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ शेयरिंग करते हैं और शेयरिंग के थ्रू ट्रिपल बॉन्ड बना तो लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ट्रिपल बॉन्ड हो रहा है इससे कार्बन स्टेबल नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 4 पहले से थे, 3 शेयरिंग से 7 इलेक्ट्रॉन्स हुए, 1 इलेक्ट्रॉन अभी इसे फिर भी चाहिए, और शेयरिंग में भी 3 ही इलेक्ट्रॉन्स ने पार्टिसिपेट किया, 1 इलेक्ट्रॉन अभी फ्री है कार्बन के पास। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन्स दोनों कार्बन के पास फ्री होते हैं ये शेयरिंग करते हैं हाइड्रोजन के साथ, और हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करके C2H2 का फॉर्मेशन करते हैं, इथाइन का फॉर्मेशन करते हैं। अब तक हमने बात किया कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में, टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में, कैसे फर्स्ट सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है ये भी हमने समझा। तो अब अगर आपके मन में ये आ रहा है कि तब तो कोई भी एटम बना लेगा कोवैलेंट बॉन्ड, हो जाएगा स्टेबल, क्या ज़रूरत है आयनिक बॉन्ड की, तो ऐसा नहीं है। कुछ कंडीशंस हैं जो अगर फुलफिल होंगे तभी कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो सबसे पहला कंडीशन क्या है, वो सबसे पहला कंडीशन ये है कि अमूमन वही एटम्स कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे 4, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दूसरा जो कंडीशन है वो ये है कि अगर कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए एटम्स इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं तो शेयरिंग के बाद उनका ऑक्टेट पूरा हो जाना चाहिए। जैसे अभी हमने ठीक पहले बात किया, C2H2 2 कार्बन ने शेयरिंग कर ली आपस में, लेकिन ऑक्टेट का फॉर्मेशन नहीं हुआ, तब उन्हें फ्रीली एग्जिस्ट करने के लिए ऑक्टेट का फॉर्मेशन करना था। फिर उन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन के साथ भी शेयरिंग की और तब जाके C2H2 का फॉर्मेशन किया, तब जाके वो स्टेबल हुआ। सिर्फ C2 वैसे स्टेबल नहीं हो सकता क्योंकि वहां पे उसने ऑक्टेट का फॉर्मेशन नहीं किया था। तो सबसे पहली बात क्या हुई कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगा उस पर 4, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स अमूमन होते हैं, वैसे एटम्स जो कि कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं उन पे। दूसरा ये कि अगर शेयरिंग हो रही है, अगर कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए एटम शेयरिंग कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, तो शेयरिंग करने के बाद ऑक्टेट का फॉर्मेशन हो जाना चाहिए। तीसरा कि जो भी एटम शेयर कर रहे हैं, 2 एटम होंगे, एक दूसरे को म्यूचुअली शेयर कर रहे होंगे, इक्वल शेयरिंग कर रहे होंगे, तभी तो कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। तो ऐसे में ये दोनों एटम इलेक्ट्रोनिगेटिव होने चाहिए। चौथी कंडीशन ये है कि इलेक्ट्रोनिगेटिव तो हैं, लेकिन इनके इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बीच में डिफरेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डिफरेंस ज्यादा हो गया तो जितना ज्यादा डिफरेंस होगा पोलैरिटी इतनी बढ़ेगी, और कोवैलेंट बॉन्ड का तो नाम ही है नॉन पोलर बॉन्ड। तो अगर पोलैरिटी बढ़ेगी तो नॉन पोलर बॉन्ड का वैल्यू कहां रहेगा,
कोवैलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट कैसे कर पाएगा। तो ये वो कंडीशंस है जो अगर कोई एटम फुलफिल करेगा तभी कोवैलेंट बॉन्ड बना पाएगा। चलिए, तो हमने कंडीशंस के बारे में बात कर ली, सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में बात कर ली। अब हमें समझ लेना है जो जरूरी है, जो काफ़ी ज़रूरी है, वो कि प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं वैसे मॉलिक्यूल्स या वैसे कंपाउंड्स की जो कि बने हुए हैं कोवैलेंट बॉन्ड से। एक बात बता दूं आपको, वैसे कंपाउंड जो कोवैलेंट बॉन्ड से मिलकर बने उन्हें हम कोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं। तो इन कोवैलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी क्या होगी। तो सबसे पहला जो बेसिस जो ग्राउंड है हमारा, जिस पे हमें ये चूज़ करना है प्रॉपर्टी कैसी होगी, वो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जो हम जनरली करते हैं केमिस्ट्री में। तो वैसे कोवैलेंट कंपाउंड या वैसे मॉलिक्यूल जो कि कोवैलेंट बॉन्ड से बने हुए हैं, उनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होती है वो काफ़ी लो होती है। और ऐसा होने के पीछे जो रीज़न है वो है जो फोर्स जो कि कोवैलेंट बॉन्ड को बनाता है, वैन डर वाल फोर्स, ये काफ़ी कमज़ोर फोर्स होता है। तो जो एटम्स अटैच्ड होते हैं, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, उनमें ये अट्रैक्शन फोर्स की कमी होती है थोड़ी। इस कारण से थोड़ी सी एनर्जी पे ये अपना स्टेट चेंज करते हैं और इस कारण से इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है ये कम होती है। दूसरा जो है वो है फिजिकल स्टेट। कोवैलेंट कंपाउंड्स या वैसे मॉलिक्यूल्स जो कि कोवैलेंट बॉन्ड से बने हुए हैं वो या तो जनरली गैस होते हैं या फिर वोलेटाइल लिक्विड होते हैं। कुछ एक अगर सॉलिड हो भी गए तो ये सॉफ्ट सॉलिड होते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो मीथेन, इथेन, क्लोरीन, ये गैस है, तीनों कोवैलेंट बॉन्ड से बने हुए हैं। आगे बात करें अल्कोहल, ईथर और बेंजीन, वोलेटाइल लिक्विड है। इसके आगे बात करते हैं हम लोग ग्लूकोज, शुगर केन, नैप्थलीन, ये सॉफ्ट सॉलिड हैं। तो ये प्रॉपर्टी है कोवैलेंट बॉन्ड की कि यहाँ जो बनेगा कंपाउंड, जो इसका फिजिकल स्टेट होगा वो ज़्यादातर गैस या वोलेटाइल लिक्विड होगा। कुछ एक जो बनेंगे सॉलिड वो भी सॉफ्ट सॉलिड होते हैं। फिजिकल स्टेट और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक कोवैलेंट कंपाउंड और वैसे मॉलिक्यूल्स जो कि कोवैलेंट बॉन्ड से बने हैं उनके बारे में जानने के बाद हमें बात करना है डेंसिटी के बारे में। तो जो कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं या वैसे मॉलिक्यूल्स जिनमें कोवैलेंट बॉन्ड्स से फॉर्मेशन हुआ है, इनकी जो डेंसिटी होती है ये काफ़ी कम होती है, इवन पानी से भी कम होती है। तो ये जितने भी कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स होंगे जिनमें कोवैलेंट बॉन्ड होगा, इनकी डेंसिटी लो होगी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद सॉल्युबिलिटी की अगर बात करें तो कोवैलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में और सॉल्युबल होते हैं दूसरे ऑर्गेनिक लिक्विड्स जैसे कि अल्कोहल, बेंजीन, इन सभी में वो सॉल्युबल होते हैं। लेकिन कुछ कोवैलेंट कंपाउंड्स हैं जो कि वाटर में भी सॉल्युबल हो जाते हैं, जैसे कि शुगर केन, ग्लूकोज, ये वाटर में भी सॉल्युबल है। अब बात करते हैं इसकी कंडक्टिविटी के बेस पे। तो जो कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं ये बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। रीज़न ये है कि ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इनमें आयंस नहीं होते हैं और इस कारण से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करा पाते हैं। ये बैड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। उसके बाद रिएक्शन की बात करें तो जितने भी कोवैलेंट कंपाउंड्स है ये मॉलिक्यूलर रिएक्शन को फॉलो करते हैं, मॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है उनमें। तो ये था कोवैलेंट कंपाउंड के बारे में पूरा डिटेल। कोवैलेंट कंपाउंड का डेफिनेशन, जो उसके 3 अलग अलग नाम है, मॉलिक्यूलर कंपाउंड, नॉन पोलर कंपाउंड और होमोपोलर कंपाउंड, उसके बारे में टाइप्स, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड को भी हमने समझा। साथ ही साथ जो कंडीशंस हैं, जिन कंडीशंस के फुलफिल होने पर ही कोई 2 एटम कोवैलेंट बॉन्ड कर पाते हैं स्टेबल होने के लिए, उसको भी हमने समझा। साथ ही साथ जो प्रॉपर्टीज़ हैं यानी कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, उसका फिजिकल स्टेट, डेंसिटी, साथ ही साथ सॉल्युबिलिटी, कंडक्टिविटी और साथ ही साथ मॉलिक्यूलर रिएक्शन, इन सभी को हमने समझा। तो कोवैलेंट कंपाउंड के इस टॉपिक में बस इतना ही। फिर हम लोग जल्दी ही मिलेंगे एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।